Hello बच्चों. In the last video, I discussed quantum numbers and shapes of atomic orbitals. Quantum numbers हमने कौन-कौन से डिस्कस किए थे? Principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number and spin quantum number. And in the last, we discussed shapes of atomic orbitals. S orbitals are spherically symmetrical. P orbitals have dumbbell shape. ठीक है. नाउ एस ऑर्बिटल में हमने रेडियल नोड्स भी डिस्कस किए थे. पी ऑर्बिटल्स हैव डम्बल शेप. ठीक है, तो यहाँ सेंटर में न्यूक्लियस है और इसके दोनों तरफ दे आर टू लोब्स और जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं. अच्छा, इन टू लोब्स के बीच में देयर इज अ नोडल प्लेन. तो ये टू लोब्स हैं, ये न्यूक्लियस है, तो ये दिस इज द नोडल प्लेन. तो पी ऑर्बिटल्स के अंदर वन नोडल प्लेन होता है. इसके बाद में फिर हमने डी ऑर्बिटल्स डिस्कस किए थे. डी ऑर्बिटल्स क्या, इन द डी ऑर्बिटल्स देयर आर टू नोडल प्लेन्स. एक प्लेन यहां से पास हो रहा है और एक प्लेन यहां से पास हो रहा है. बट डी जेड स्क्वायर, this is donut shape and there is no nodal plane. ठीक है, तो हमने जो s ऑर्बिटल्स में कल किया था रेडियल नोड्स और अभी अभी मैंने बताया नोडल प्लेन्स. ठीक है, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ नोड. एक बोलते हैं रेडियल नोड्स और एक होते हैं एंगुलर नोड्स. एंड दीज नोड्स कौन कौन से क्वांटम नंबर के ऊपर डिपेंड करता है? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड एंगुलर क्वांटम नंबर. सो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स n माइनस l माइनस 1, हम ये सिंपल फार्मूला है, हम इससे निकाल सकते हैं. एंड नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इन एन ऑर्बिटल इज इक्वल टू एंगुलर क्वांटम नंबर. एंड टोटल नंबर ऑफ नोड्स n माइनस 1, बस हमने कुछ नहीं किया, इन दोनों को प्लस कर दिया. ठीक है, ये इससे कट गया, इज इक्वल टू n माइनस 1. ठीक है, एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं. Question is find number of spherical nodes in 3D, 4D and 5D orbitals. So spherical or radial nodes is equal to n minus l minus 1. In 3D, value of n is equal to 3 and l is equal to 0, l is equal to 1, l is equal to 2. So S, P and D. For D, value of l is 2. So 3 L is equal to for 3D 2. तो टोटल नंबर नोड्स आ जाएंगी 3 minus 2 minus 1, that is 0. Clear? Similarly, you can calculate for 4D and 5D. Now we will discuss filling of orbitals in an atom. तो filling of electrons in an orbital, जब इसमें ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग स्टार्ट होती है, ठीक है, तो देयर आर सर्टेन रूल्स. उन रूल्स के अकॉर्डिंगली ही फिलिंग होती है. दोज रूल्स आर, नंबर 1 इज ऑफ-बार प्रिंसिपल. व्हाट इज ऑफ-बार प्रिंसिपल? इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ एन एटम, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जीज. इसका मतलब क्या है? पहले जो ऑर्बिटल है जिनकी एनर्जी कम है, इलेक्ट्रॉन्स पहले उन ऑर्बिटल्स में जाएंगे. ऑर्बिटल्स कहाँ होते हैं? एनर्जी शेल के अंदर होते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब है जो फर्स्ट एनर्जी शेल है उसकी एनर्जी कम है, तो उसके अंदर जो ऑर्बिटल है, कौन सा ऑर्बिटल है? फर्स्ट एनर्जी शेल में कौन सा ऑर्बिटल है? 1s ऑर्बिटल है. तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं पहले 1s ऑर्बिटल में जाएंगे. उसके बाद सेकेंड एनर्जी शेल की बारी आएगी. सेकेंड एनर्जी शेल के अंदर कौन कौन से सब शेल्स हैं? 2s 2p, और 2p सब शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2px 2py एंड 2z. तो इस पे हम नेक्स्ट रूल में आएंगे, अभी हम ऑफ-बा में ही डिस्कस करते हैं. तो वो जो एनर्जी का जो चार्ट है कि किसकी कम है किसकी ज्यादा है, वो मैं अभी आपको बनाती हूँ और इलेक्ट्रॉन्स जो है उसी चार्ट के अकॉर्डिंगली एंटर करते हैं. दिस इज द ऑफ-बा चार्ट. ये आपको रूट फॉलो करना है. फर्स्ट द इलेक्ट्रॉन्स विल गो इन 1s, फिर आप वापस जाएंगे, देन इलेक्ट्रॉन्स विल एंटर इनटू 2s, फिर आप यहां से वापस यहां से जाएंगे, तो 2p 3s, 3p 4s,
ठीक है, देन 3d 4p 5s। तो इसके अंदर देखिए, दिस इज न्यूक्लियस, दिस इज फर्स्ट एनर्जी शेल, देयर इज ओनली वन ऑर्बिटल 1s, इसमें इलेक्ट्रॉन पहले जाएंगे, इनकी एनर्जी सबसे कम है। फिर इसके बाद में यहाँ पर 2s है एंड 2p, दिस इज द सेकेंड एनर्जी शेल, एनर्जी ऑफ 2p इज मोर देन 2s, लास्ट वीडियो में भी बताया था। तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 2s में जाएंगे, उसके बाद 2p में जाएंगे। अब देखिए थर्ड एनर्जी शेल में 3s है, 3p है एंड 3d है। तो यहाँ पर ये बस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 3s 3p 3d, ये बात ठीक है कि 3d की एनर्जी ज्यादा है, 3p से 3p की एनर्जी ज्यादा है 3s से, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 3s में जाएंगे, 3p में जाएंगे, लेकिन 3p के बाद 4s की बारी आ गई। फोर्थ एनर्जी शेल के अंदर जो 4s ऑर्बिटल है उसकी टर्न पहले आ गई, तो ये खाली रह जाता है। उस पहले फोर्थ एनर्जी शेल का जो 4s ऑर्बिटल है उसमें इलेक्ट्रॉन्स जाना स्टार्ट कर देते हैं। जब 4s पूरा भर गया, ठीक है, एस एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, 4s में 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, उसके बाद में फिर 3d की टर्न आ रही है। तो दिस इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट मिस्टेक कर देते हैं, सोचते हैं कि एक एनर्जी शेल के अंदर जितने ऑर्बिटल्स हैं वो सारे पहले फिल होंगे, उसके बाद में नेक्स्ट एनर्जी शेल की टर्न आएगी, ऐसा नहीं है। तो 3s 3p और 3d के अंदर पहले 3s भरेगा, फिर 3p जाएगा, उसके बाद में 4s की बारी आ जाएगी, ठीक है, फिर 3d की टर्न आएगी। तो इस बात का ध्यान करेंगे। नाउ आई विल गिव यू द स्टेटमेंट ऑफ ऑफवा प्रिंसिपल। This is the Offa principle. In the ground state of an atom, the orbitals are filled in the increasing order of their energies. ठीक है, अभी मैंने आपको सारा डायग्राम बना के डिस्कस कर लिया। Now next rule is N+L rule. N+L rule, N प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ही है और L एंगुलर क्वांटम नंबर ही है, तो जो भी ऑर्बिटल है उसके लिए हम N+L की वैल्यू निकाल देंगे। तो लोअर इज द वैल्यू ऑफ N+L, लोअर इज द एनर्जी। तो जैसे देखिए 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, इन सब के लिए हम N+L निकाल लेते हैं। दिस इज प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड दिस इज फॉर एंगुलर क्वांटम नंबर। तो 1 प्लस s के लिए l की वैल्यू 0, 2 प्लस 0, p के लिए l की वैल्यू 1, 3 प्लस 0, 3 प्लस 1, d के लिए l की वैल्यू 2 एंड 4 प्लस 0। तो 1 2 3 3 4 5 4। तो N+L वैल्यू फॉर 1s इज लेसर देन 2s, तो इलेक्ट्रॉन पहले 1s में जाएगा, ठीक है, तो 1s 2s 2p। अच्छा, अब ये देखिए यहां पर दोनों के लिए N+L की वैल्यू सेम आ गई है। तो लोअर द वैल्यू ऑफ n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर इज द एनर्जी। तो अगर आपको दो ऑर्बिटल ऐसे दिए हुए हैं जिनके लिए N+L की वैल्यू सेम है, तो जिसके लिए n की वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी भी कम होगी और इलेक्ट्रॉन्स पहले उस ऑर्बिटल के अंदर एंटर करेंगे। अब सिमिलरली यहाँ पे देखिए 3p और 4s के लिए N+L की वैल्यू सेम है, बट द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर फॉर 3p इज लेसर, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 3p में जाएंगे। अब ये देखिए 3p एंड 3d, जैसे मैंने अभी तो पहले बताया था 3p एंड 3d आर इन द सेम एनर्जी शेल, लेकिन 3p में इलेक्ट्रॉन्स जाने के बाद में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो फिर कहाँ जा रहे हैं, 4s में जा रहे हैं, क्योंकि N+L की वैल्यू इसके लिए कम है, ठीक है। तो N+L के लिए दो पॉइंट्स हो गए। अगर N+L की वैल्यू कम है तो उसकी एनर्जी भी कम है। अगर N+L वैल्यू दोनों ऑर्बिटल्स के लिए सेम आ रही है तो हम देखेंगे लोअर इज द वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, लोअर इज द एनर्जी। तो दिस इज N+L रूल। अभी मैं आपको इसकी स्टेटमेंट दे देती हूँ। तो स्टेटमेंट ऑफ N+L रूल इज these are the points. Lower is the value of N+L, lower is the energy. Second point, if two orbitals has same value of N+L, the orbital with lower value of N has lower energy. ठीक है, तो मैंने अभी आपको examples लेके डिस्कस कर लिया। Next we will do Pauli exclusion principle. Next is Pauli exclusion principle. An orbital can have maximum 2 electrons of opposite spin. ये हमने कल की वीडियो में भी डिस्कस किया था। एक ऑर्बिटल में तो Pauli exclusion principle की जो स्टेटमेंट कल की थी हमने, an orbital can have maximum 2 electron. सेकेंड पॉइंट है वो जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं उनके स्पिन अपोजिट होने चाहिए। नेक्स्ट रूल इज Hund's रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। हम इसको पहले एग्जांपल करेंगे, उसके बाद में आपको स्टेटमेंट दूंगी। वी विल टेक नाइट्रोजन, एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7। तो अभी जब मैंने ऑफ बार चार्ट बनाया था उसके अकॉर्डिंगली हम फिलिंग स्टार्ट करते हैं। 1s 2 2s 2 2p 3। अच्छा, 2p तो सब शेल है, इसके अंदर कौन कौन से ऑर्बिटल्स हैं? 2p x 2p y एंड 2p z। तो 1s हम ऐसे बॉक्स केस में बना देते हैं, 2s एंड
2p, 1s2, अभी अभी पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या है, 2s2, तो ऑर्बिटल 1s बॉक्स से हमने रिप्रेजेंट कर दिया, दीज आर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैविंग अपोजिट स्पिन, सिमिलरली इन 2s। अब जो 2p सबशेल है इसके अंदर ये 3 ऑर्बिटल्स हैं, तो अब ये 3 इलेक्ट्रॉन्स हम क्या करें, 2px2 और 2py1 कर दें, कर सकते हैं, नो इट इज नॉट अलाउड, वी कांट डू दिस। तो ये ही हुंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी है, और दीज आर डीजनरेट ऑर्बिटल्स, तीनों की एनर्जी सेम है, तो 2px में 2 इलेक्ट्रॉन क्यों जाएंगे, नहीं, इलेक्ट्रॉन्स कांट एंटर इन एनी 2p ऑर्बिटल, तो क्या होगा, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे, तो 1 इलेक्ट्रॉन इन 2px, 1 इलेक्ट्रॉन इन 2py एंड 1 इलेक्ट्रॉन इन 2pz। तो इन ये रूल क्या कहता है, इन द डीजनरेट ऑर्बिटल्स pairing of electrons is not allowed until all the degenerate orbitals are singly filled। एक एक इलेक्ट्रॉन तो जाएगा ही, तो पेयरिंग उसके बाद में स्टार्ट होगी। अब जैसे ऑक्सीजन इसके बाद में आएगा, नाइट्रोजन, उसका एटॉमिक नंबर 8 है, तो जो 8वां इलेक्ट्रॉन आएगा वो फिर यहाँ पर पेयरिंग स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन जैसे नाइट्रोजन का केस है, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन 1 1 1 डिस्ट्रीब्यूट होगा, पेयरिंग इज नॉट अलाउड। तो अगर आप इसका 2px2 और 2py1 कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर 2 दिखा देंगे, 2py1 और 2pz0, दिस विल बी रॉन्ग। तो आपको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन करना है। तो दिस इज Hund's rule of maximum multiplicity. Now I will give you the statement of this rule. The statement of this rule is electron pairing in p, d and f orbitals is not possible until each degenerate orbital of a given subshell is singly filled. तो ये मैंने अभी आपको example दे दिया. Now we will do some examples. Now we will write the electronic configuration of some elements. Now electronic configuration of some elements. Hydrogen atomic number 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7. Electronic configuration 1s1, helium 1s2, lithium 1s2, 2s1, beryllium 1s2, 2s2, boron 1s2, 2s2, 2p1, carbon 1s2, 2s2, 2p2, nitrogen 1s2, 2s2, 2p3। अच्छा, अब जैसे 2p2 है, वी कैन राइट 1s2, 2s2, 2px1, 2py1, और नाइट्रोजन अभी मैंने आपको बताया था 2s2, 2px1, 2py1, 2pz1। तो मैंने आपको इससे पहले ऑफ बार चार्ट दे दिया, कुछ एलिमेंट्स के मैंने बता दिए। यू कैन राइट अप टू कैल्शियम, एटॉमिक नंबर ऑफ कैल्शियम इज 20। ठीक है, तो ये आप अपने आप करेंगे। नाउ आई विल गिव यू सम एग्जांपल फ्रॉम एटॉमिक नंबर 21 to 30। नाउ वी विल राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एलिमेंट। दिस इज स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर एंड जिंक। तो दीज आर द एलिमेंट्स फ्रॉम द डी ब्लॉक एलिमेंट्स ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज ऑफ एलिमेंट्स। नाउ विल राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। 21, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d1. Now count 2 to 4, 6, 10, 12, 18, 20, 21. ठीक है, तो अब इसके अंदर जो ही वो अफवाह में चार्ट में बताया था 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, तो इलेक्ट्रॉन्स पहले 4s में चले गए और उसके बाद में 3d के अंदर एंटर किए हैं। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चंस में ज्यादातर डी ब्लॉक एलिमेंट्स, ये ट्रांजिशन सीरीज के ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं। इससे पहले तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन था। ठीक है, तो इस पॉइंट का यहाँ पर ध्यान करेंगे। अच्छा, अब ये देखिए, दिस इज टोटल 18। तो 18 किसका एटॉमिक नंबर होता है, कौन से नोबल गैस का एटॉमिक नंबर है? ठीक है, दैट इज ऑर्गॉन। तो हम ये बार बार ये लिखने की बजाय नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, हम ऐसे ऑर्गॉन लिख देंगे। तो ये भी एक मेथड है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का। तो ये ऑर्गॉन का हो गया, और जो बाहर के जो 2 ऑर्बिटल्स हैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बस हम दिखाएंगे। तो अब देखिए, टाइटेनियम 4s2, 3d2। तो 3d में 5 ऑर्बिटल्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5। तो इनमें से ये डीजनरेट ऑर्बिटल्स हैं, 2 के अंदर इलेक्ट्रॉन्स चले जाएंगे, पेयरिंग नहीं होगी, सिंगली फिल्ड होंगे। सिमिलरली यू कैन राइट फॉर वेनेडियम। अब मैं सीधा क्रोमियम पे आ रही हूँ। चलो वेनेडियम का भी लिख देती हूँ, Ar 4s2, 3d3। क्रोमियम, ये ऑर्गॉन ले लिया, 4s2, 3d4। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए, पर ये नहीं होता।
इसके अंदर क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन 4s में एक इलेक्ट्रॉन जा रहा है और 3d के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं। तो दिस इज द एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। 4s में 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन 4s में जाता है और 5 इलेक्ट्रॉन्स d के अंदर है। तो इसमें इस तरीके से देखिए 1 2 3 4 5, तो ऑल द डीजेनरेट d ऑर्बिटल्स आर सिंगली फिल्ड। तो स्टेबिलिटी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के अंदर, इसमें इस वाले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा है। तो अभी मैं इसमें क्वेश्चन में करवाऊंगी मैं, more are the unpaired electrons in degenerate d orbital, more is the exchange of electrons। तो इलेक्ट्रॉन डीजेनरेट ऑर्बिटल है, इसमें एक्सचेंज होते रहते हैं, कभी किसी ऑर्बिटल में चले गए, कभी किसी ऑर्बिटल में चले गए, क्योंकि उन्हें एनर्जी चाहिए नहीं, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं। नाउ फॉर मैंगनीज 4s2 3d5 नॉर्मल आ गया। फिर सिमिलरली फॉर आयरन 4s2 3d6, फॉर कोबाल्ट, फॉर निकल आप लोग अपने आप लिख लेना, फॉर कॉपर, अब हम कॉपर पे आ रहे हैं, 4s2 3d9। अब इसके अंदर भी यही होता है, ये 4s1 और 3d10, d ऑर्बिटल फुली फिल्ड हो जाता है। तो फुली फिल्ड और जैसे कि क्रोमियम में हाफ फिल्ड, इनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। तो हाफ फिल्ड एंड डी और फुली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स, और इवन पी ऑर्बिटल के अंदर भी यही बात है। तो जहां जहां डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, अगर वो हाफ फिल्ड हैं या वो फुली फिल्ड हैं, उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। अब जब स्टेबिलिटी ज्यादा, इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में स्टेबिलिटी ज्यादा हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो 4s से 3d के अंदर चला जाएगा। तो स्टेबिलिटी ज्यादा मतलब एनर्जी कम हो रही है, तो ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला जाएगा, क्योंकि उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा है, एटम की, एलिमेंट की स्टेबिलिटी ज्यादा है। देयरफॉर दीज टू एलिमेंट follow this electronic configuration, clear? And in the last you will write 4s2 3d10. Now this unit is finished. Now we will do quick revision. Now फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट, इसके अंदर मैंने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास और चार्ज की वैल्यू दी, और किसने डिस्कवर किया, ठीक है। नेगेटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन कैथोड रेज आर इलेक्ट्रॉन्स, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस, एंड 1/1837 of hydrogen atom. Second, discovered by J.J. Thomson. Proton discovered by Goldstein. These are the mass and charge values. Neutron discovered by Chadwick, and these are the mass and charge value. ये मैंने फर्स्ट वीडियो में भी दी थी। तो क्विक रिवीजन में जो फार्मूले वगैरह है वो सब मैं आपको एक साथ में दे दूंगी। नाउ नेक्स्ट इज एटॉमिक नंबर, टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स in the nucleus, mass number, total number of neutrons or sum of neutrons and protons. X is a symbol of an element. तो जो मास नंबर है वो हम ऊपर की साइड लिखते हैं, और जो एटॉमिक नंबर है वो नीचे की साइड लिखते हैं। तो हाउ एन एलिमेंट इज रिप्रेजेंटेड, ठीक है। नाउ आइसोटोप्स हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, आइसोबार्स having same mass number but different atomic number, isotones having same number of neutron 14 minus 6 8, 15 minus 7 8, isoelectronic having same number of electron, oxygen atomic number 8, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए 10 हो गया, फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया 10, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 11, 1 इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया 10। तो दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पेशीज। नाउ नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ a wave, frequency, velocity, wavelength, wave number. Now units of frequency, second inverse, velocity, this is the all electromagnetic radiations have the same velocity, to travel with the same velocity, 3.0 into 10 raised to the power 8 meter per second. Wavelength, these all are the units of wavelength, सारी मैंने एक साथ लिख दी है। 1 angstrom 10 raised to the power -10 meter, centimeter, nanometer, picometer, क्लियर। ये न्यूमेरिकल्स में बहुत यूज होती है और इसमें स्टूडेंट बहुत मिस्टेक कर देता है। वेव नंबर, रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी एंड वेवलेंथ, ठीक है। दिस इज द रिलेशन बिटवीन दिस थ्री। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये मैंने यहाँ पे लिखा है इन द ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग वेवलेंथ। तो सबसे ज्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की, और सबसे कम किसकी है, कॉस्मिक रेज। तो कॉस्मिक, गामा, एक्स रेज, अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। नाउ नेक्स्ट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। Photoelectric effect, when radiations of certain frequency are allowed to fall on the metal surface, electrons are ejected. तो ये सारा हम इस फार्मूले, फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, इस फार्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन जो मेटल के ऊपर डाली जा रही है, दिस इज द थ्रेशोल्ड एनर्जी एंड दिस इज द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो रेडिएशन हम डाल रहे हैं उनकी जो एनर्जी है थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, तभी इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा।
अगर उतने के बराबर डालेंगे निकल तो जाएगा इलेक्ट्रॉन, लेकिन वो वहीं पड़ा रहेगा, मेटल उसको फिर से कैप्चर कर लेगा। तो जो न्यूक्लियस के फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस इलेक्ट्रॉन को दोबारा अपनी तरफ खींच लेंगे। तो उसको वहां से अगर हमें इजेक्ट करना है तो उससे ज्यादा एनर्जी रेडिएशन मेटल की सरफेस पे डालने पड़ेंगे। नेक्स्ट इज एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। जब हम डिस्चार्ज ट्यूब में हाइड्रोजन भरते हैं, ठीक है, हाई पोटेंशियल अप्लाई करते हैं, तो फोटोग्राफिक प्लेट पे डिफरेंट लाइंस मिलती हैं। वो लाइंस डिफरेंट रीजन में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के डिफरेंट रीजन के अंदर लाई करती हैं। लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट एंड पी फंड। लाइमन अल्ट्रावायलेट में, बाल्मर विजिबल में, एंड दीज थ्री इंफ्रारेड में। नाउ नेक्स्ट आई विल गिव यू हाउ टू डिटरमिन द वेवलेंथ ऑफ दीज लाइन बाय रिडबर्ग फार्मूला। नाउ नेक्स्ट दिस इज द रिडबर्ग फार्मूला. Wave number is equal to 1 over lambda. R is the Rydberg constant. 1 over n1 square minus 1 over n2 square. For Lyman series, n1 1 4 and value of n2 2 3 4. Similarly for Balmer, Paschen, Brackett and P fund. But this formula for hydrogen-like species, you will put Z square. Clear? Now hydrogen-like species, He plus, Li2 plus. These are हाइड्रोजन लाइक. जैसे हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, वैसे ही इन स्पीशीज के अंदर भी 1 इलेक्ट्रॉन है. अब हम सीधा बोर्ड्स मॉडल पे आएंगे. नाउ इन द बोर्ड्स मॉडल एनर्जी इज गिवन बाय दिस फार्मूला -2 pi square m e raised to the power 4 n square h square z square. दिस इज फॉर हाइड्रोजन लाइक. ये सारी वैल्यूज पुट करने के बाद ये वैल्यूज हैं. दीज आर इन डिफरेंट यूनिट्स, जूल्स पर एटम, किलो जूल्स पर मोल एंड इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम. तो मोल और जूल्स में तो एक भी आप याद कर लो. तो अगर ये मोल है तो इसको एवोगैड्रो से डिवाइड कर दोगे तो पर एटम आ जाएगा. ठीक है, जूल और किलो जूल में यू कैन चेंज. एंड रेडियस इन द nth ऑर्बिट इज गिवन बाय दिस फार्मूला. हाइड्रोजन लाइक के लिए, हाइड्रोजन उसके लिए जो उसमें हाइड्रोजन के लिए z की वैल्यू 1 हो जाएगी. लिथियम और Li2 प्लस और He प्लस जो न्यूक्लियर चार्ज होगा वो आप यहाँ पर रख देंगे. वेलोसिटी इन द nth ऑर्बिट 2.18 into 10⁸ z by n वही प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेंटीमीटर पर सेकंड. तो ये सारी वैल्यूज हैं जो न्यूमेरिकल्स वगैरह के अंदर यूज होती हैं, वो मैंने सारी आपको एक साथ दे दिया. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज बोर्ड्स मॉडल का ही एक पॉइंट, एक पोस्टुलेट एंगुलर मोमेंटम वाला है. mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई और दिस इज न्यूक्लियस, दीज आर एनर्जी शेल. तो अगर इलेक्ट्रॉन का ये जैसे फर्स्ट एनर्जी शेल कंसिडर कर रहे हैं तो E1 is the energy of this energy shell, value of n is equal to 1, energy of this E2, E3 and E4. तो इलेक्ट्रॉन अगर फर्स्ट एनर्जी शेल से सेकंड एनर्जी शेल में जंप करता है तो उसको कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करनी पड़ेगी? E2 माइनस E1. ठीक है, तो ये जो ट्रांजिशन कर रहा है और इसके अंदर जो लाइन है इसकी वेवलेंथ हम डिटरमिन कर सकते हैं. डेल्टा इज इक्वल टू E2 माइनस E1 इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा. ठीक है, डेल्टा ई जो आएगा दैट इज एच म्यू, म्यू इज इक्वल टू सी ओवर लैम्डा. एच की वैल्यू हमें पता है, सी की वैल्यू हमें पता है. अगर हमें और ये दोनों की एनर्जी गिवन है, वी कैन डिटरमिन द वेवलेंथ. ठीक है, तो इस पे हमने एक दो न्यूमेरिकल्स किए भी हैं और इसके ऊपर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आते हैं. नाउ नेक्स्ट इज डी ब्रोगली वेवलेंथ. तो डी ब्रोगली का कॉन्सेप्ट क्या था कि लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जब कोई पार्टिकल मोशन के अंदर है तो उसका भी वेव करेक्टर है. ठीक है, उसका मास तो होता ही है, पार्टिकल तो वो है ही है, लेकिन वो पार्टिकल वेव फॉर्म के अंदर ट्रेवल कर रहा है. एंड द वेव, दिस इज मैटर वेव, उसने नाम दिया था मैटर वेव. तो मैटर वेव की वेवलेंथ इज इक्वल टू h ओवर mv. h इज द प्लैंक्स कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ पार्टिकल एंड v इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो उसमें जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसके अंदर जो पार्टिकल है वो सनलाइट में फोटोन कह देते हैं, वैसे क्वांटा कह देते हैं. और जो इसमें जैसे इलेक्ट्रॉन वेव की फॉर्म में ट्रेवल कर रहा है तो पार्टिकल क्या है? वो इलेक्ट्रॉन है, उसका एक मास है. Now, Heisenberg's uncertainty principle. We can't determine simultaneously the position and momentum of an electron precisely. ठीक है, there is uncertainty. तो delta x is the uncertainty in the position, delta v is the uncertainty in the velocity, m is the mass. तो mass into velocity, momentum, which is more than or equal to h over 4 pi. h is the Planck's constant. तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हमने वीडियो में किए भी थे. Now, quantum mechanical model of an atom. This is Schrödinger equation. Psi is the amplitude of the wave. Psi square gives the probability of finding electron at a particular point within a small space in 3 coordinates: x direction, y direction, and z direction. In this formula, m is the mass of the electron, h is the Planck's constant, E is the total energy, v is the potential energy, and this is the wave function. But we are more interested in the psi square. Psi square is the probability of finding the electron. Now, orbital, the space in which the probability of finding the electron is maximum, that is called as an orbital.
Now next is quantum numbers. There are 4 quantum numbers: principal quantum number, angular quantum number, magnetic quantum number, and spin quantum number. Principal quantum number means main energy shell. Angular quantum number subshell. एक energy shell में कितने subshell हैं? Angular momentum of an electron in an orbit is given by this formula. अब यहाँ पर देखिए for s orbital value of L is equal to 0, तो आप यहाँ पे 0 पुट करिए, सेम होगी. Similarly for 2p, 3p, 4p, value of angular momentum will be same. Now next magnetic quantum number. एक उसमें सब शेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, जैसे p सब शेल है उसके अंदर हाउ मेनी ऑर्बिटल्स आर देयर. और स्पिन क्वांटम नंबर, spin magnetic moment can be given by this formula. Here n is the number of unpaired electrons. Number of unpaired electrons. यहाँ पर इसको प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से कंफ्यूज मत कर जाना, ठीक है. तो नंबर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं, उसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पता चल जाते हैं. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख के वो वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है. तो स्पिन क्वांटम नंबर हमें उसका एलिमेंट का मैग्नेटिक बिहेवियर बताता है. कल भी मैंने बताया था, इफ ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर तो हम डायमैग्नेटिक, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो पैरामैग्नेटिक, ठीक है. अच्छा, अब कल भी वैल्यूज बताई थी, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ कि हम क्वांटम नंबर्स की वैल्यू किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं. अच्छा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमें एनर्जी के बारे में भी बताता है, कौन सा एनर्जी शेल है, क्या इसकी एनर्जी होगी. और जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं in the energy shell, that is given by 2n square. ये बहुत बार हम कर चुके हैं, is given by 2n square. तो अगर हम नेक्स्ट आते हैं क्वांटम नंबर पे, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 है, तो एंगुलर क्वांटम नंबर की कौन कौन सी वैल्यूज पॉसिबल है. तो इसमें है 0 to n-1, ये फार्मूला है. तो 0 to 1-1, 0, only one value is possible. For magnetic quantum number 2l plus 1 values are possible starting from -l to 0 to plus l, ठीक है. तो -0, 0 plus, तो there is only one value, that is 0. And in this orbital 2 electrons are there, plus half and minus half. तो ये ऑर्बिटल है, जब L की वैल्यू 0 होती है तो हम इसके लिए इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल s से. तो ये वाला ऑर्बिटल क्या हो गया, 1s ऑर्बिटल. एक और एग्जांपल करते हैं, 2 वैल्यूज 0 and 1, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर 0, एंड फॉर दिस -1, 0, +1, ठीक है. तो इसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन, 2 इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट स्पिन. इसी तरह रेस्ट के लिए 1, 2, 3, 4 यू कैन डू योरसेल्फ. नाउ नेक्स्ट इज पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल. इन एन ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ अपोजिट स्पिन कैन बी प्रेजेंट. ये ऑर्बिटल या अपोजिट स्पिन. Now next, shapes of atomic orbitals. कल की वीडियो में बहुत डिटेल में किया था. S orbitals are spherically symmetrical and non-directional, and p orbitals are directional, have dumbbell shape, and d orbitals clove leaf shape. long होती है ना, तो long का ऊपर वाला पोर्शन आप देखेंगे, ठीक है, तो वो इसी तरीके का दिखाई देता है, तो इसको क्लोव लीफ शेप भी बोलते हैं. अच्छा, these are 5 degenerate orbital, dxy, dyz, dzx. इन तीनों के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन बिटवीन द एक्सिस. अच्छा, p के अंदर भी जो px, py, pz, ये these 3 ऑर्बिटल्स आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. और जो इसके d ऑर्बिटल्स, दोनों जो दूसरे d ऑर्बिटल्स हैं, उनके अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर ऑन द एक्सिस. एंड dz स्क्वायर हैज डोनट शेप. मैं अभी डायग्राम बता देती हूँ. यस, ये देखिए, ये मैं लॉन्ग आपको दिखा रही हूँ. तो क्लोव लीफ, ठीक है, ये लॉन्ग है और ये इसकी लीव्स हैं, तो इसको बोलते हैं क्लोव लीफ शेप. बिल्कुल डी ऑर्बिटल जैसा दिखाई देता है. लाइक दैट, ठीक है. तो इसको बोल देते हैं क्लोव लीफ शेप. तो dxy, dyz, dzx, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मोर इन बिटवीन द एक्सिस, एंड दीज टू electron density is more on the axis, and dz square, this is dz square. So electron density is more on the axis. Now next is number of radial nodes is equal to n minus l minus 1 number of angular nodes
is equal to L, total number of nodes is equal to n minus 1. Now Aufbau principle, n plus L rule and Hund's rule of maximum multiplicity आज की वीडियो में मैंने स्टार्टिंग में ही डिस्कस किया. Now we will do the electronic configuration of cation. ठीक है, डायरेक्ट हम क्वेश्चन फॉर्म में ले लेते हैं. क्वेश्चन इज राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ Ni2+ ion. The atomic number of nickel is 28. We will write electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. ठीक है, 4s2, 3d. Now count 2, 4, 10, 12, 6, 18, 220. ठीक है, कितने रह गए यहाँ पर? 3d 8. निकल 2+ है तो Ni2+, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकालने हैं. अब वो 2 इलेक्ट्रॉन कहां से निकालने हैं? वो 2 इलेक्ट्रॉन 4s ऑर्बिटल से निकलेंगे. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं, ये हम एनर्जी के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं, इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी. 3d की एनर्जी 4s से ज्यादा है. वैसे जो अगर हम एटम देखते हैं 1 2 3 4, 4s यहां पर प्रेजेंट है और 3d यहां पर प्रेजेंट है. तो जब इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलेंगे वो 4s से निकलेंगे. इस पॉइंट का बहुत ध्यान करना. बच्चे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख देते हैं और 3d से ही इलेक्ट्रॉन को बाहर कर देते हैं. तो पोजीशन वाइज 4s जो है वो बाहर है. जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं तो वो एनर्जी के अकॉर्डिंगली लिख रहे हैं. तो Ni2+ का कन्फिग्रेशन हम ये ऑर्गोन ले लेते हैं, यहां तक ऑर्गोन आ जाएगा और 3d 8, 4s से इलेक्ट्रॉन आप बाहर निकालेंगे. चलिए अभी हम नेक्स्ट और क्वेश्चंस करते हैं. Next question is why chromium and copper has abnormal electronic configuration. Atomic number of chromium is 24 and electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s1, 3d 5. Count 24. ठीक है. Now इसमें abnormality कहाँ आ गई? यहाँ पर आ गई. ये क्या होना चाहिए था? 4s2, 3d 4. ठीक है, तो एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया. क्यों चला गया? What is the reason behind this? ये देखिए 1 2 3 4 5 डिजनरेट ऑर्बिटल्स, d ऑर्बिटल. तो ये 3d 5 पहले मतलब नॉर्मल में क्या होना चाहिए था? 3d 4, 3d 5 क्या हो गया? तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हैव द एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी. तो ये ज्यादा स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है, तभी आराम से इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया. लेकिन ये ऐसा क्यों है? अब ये देखिए जो 5 इलेक्ट्रॉन्स हैं 1 2 3 4 एंड 5, तो ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एक्सचेंज कर सकते हैं, अपनी जगह बदल सकते हैं लाइक दिस. तो ऐसे ये इस तरीके से चेंज कर लेगा. एंड दिस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड दिस इलेक्ट्रॉन दिस. तो इस तरीके से 10 एक्सचेंजेस आ जाते हैं. तो और इस एक्सचेंज में एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड एज एक्सचेंज एनर्जी. तो मोर इज द एक्सचेंज एनर्जी, मोर विल बी द स्टेबल कन्फिग्रेशन. देयरफॉर क्रोमियम, और ये थोड़ा इसमें सिमेट्रिकल भी लग रहा है. तो एक तो सिमेट्री का हो गया और एक एक्सचेंज एनर्जी का हो गया. तो जहां भी सिमेट्री होती है वो एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी में आ जाता है. ठीक है, तो मेन पॉइंट क्या है? एक्सचेंज एनर्जी. मोर आर द नंबर ऑफ एक्सचेंजेस and more is the exchange energy released and more is the stability of that electronic configuration. Therefore chromium adopts this configuration. तो ये काउंट कर लीजिए. अब 10 exchanges आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 and 10. Therefore the electronic configuration of chromium is stable. Now we will discuss the electronic configuration of copper. Now the electronic configuration of copper, atomic number is 29. तो नॉर्मल क्या होना चाहिए था? 4s2 3d 9. एक इलेक्ट्रॉन 4s से 3d में चला गया. ठीक है, तो इसमें एक्सचेंज वाला तो पॉइंट नहीं आएगा, इसमें सिमेट्री वाला पॉइंट जो है वो डोमिनेट करेगा. तो 3d 10 जो फुली फिल्ड है, इट लुक्स मोर सिमेट्रिकल. ये ज्यादा सिमेट्रिकल है एंड सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर ऑलवेज गिव्स द स्टेबिलिटी. ठीक है, तो कॉपर अडॉप्ट्स दिस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मेनी रेडियल और स्फेरिकल नोड्स विल बी प्रेजेंट इन 5f ऑर्बिटल. तो अभी मैंने फार्मूला दिया, नंबर ऑफ रेडियल nodes is equal to n minus l minus 1. ठीक है, तो 5f, n की वैल्यू क्या हो गई? 5. और फॉर f ऑर्बिटल वैल्यू ऑफ l is equal to 0 for s, l is equal to 1 for p, l is equal to 2 for d, l is equal to 3 for f. तो 5 minus 3 minus 1. तो number of radial node will be 1. Next question is how many electrons in sulfur can have n plus l is equal to 3. So we will write electronic configuration 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p4. ठीक है, now find n plus
L. This is N, this is L. तो 1 plus 0, 2 plus 0, और for P the value of L is 1, 2 plus 1, and 4s 3 plus 0, for P 3 plus 1. तो 1, 2, 3 and 3 and 4. तो कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए? 8 इलेक्ट्रॉन्स हैव द वैल्यू ऑफ n plus L इक्वल टू 3. तो जो ये होता है ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज एंगुलर क्वांटम नंबर. L की वैल्यू S के लिए 0, P के लिए 1 और P के लिए 1 और D के लिए 2 एंड F के लिए 3. ठीक है, मैं कितनी बारी ये वैल्यूज बता चुकी हूँ कि जिससे आप लोग बार बार सुनो और आपको याद हो जाए. नाउ नेक्स्ट question is out of Cu2 plus, copper ion, Fe2 plus and Cr3 plus, which has highest paramagnetism and why? अब कॉपर के अंदर देखिए, these all electrons are paired, 5 degenerate d orbitals और एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, all are paired. There is one unpaired electron. In this 3d6, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So there are 4 unpaired electrons. So paramagnetism इसके will be due to 4 unpaired electron, and in this 4s 1 and 3d 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 and 6 unpaired electron. तो पैरामैग्नेटिज्म किसमें सबसे ज्यादा होगी? क्रोमियम के अंदर. ठीक है, तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखकर और स्टार्टिंग में डीजनरेट ऑर्बिटल्स ये बना लीजिए. ठीक है, उसके बाद फिर आप देखिए कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे. अगर आप मतलब प्रैक्टिस स्टार्टिंग में नहीं करेंगे तो 3d6 लग रहा है सारे पेयर्ड है. तो ये हुंड्स रूल के अकॉर्डिंगली एक एक जब तक मतलब ये सिंगली फिल्ड नहीं हो जाएंगे तब तक पेयरिंग अलाउड नहीं है. पहले सिंगली फिल्ड होंगे, फिर पेयरिंग हुई है तो 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इसके अंदर होंगे. और ये एबनॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसका पता होना चाहिए. एबनॉर्मल नहीं पता होगा तो भी यहाँ भी आप मिस्टेक कर देंगे. ठीक है, नाउ question is one unpaired electron contributes spin magnetic moment 1.1 Bohr magneton. This is the unit of magnetic moment. Calculate the spin magnetic moment for manganese. Now write to the atomic number of manganese, electronic configuration, find the number of unpaired electron and then find the value of magnetic moment. Atomic number of manganese 25, electronic configuration is this. There are 5 unpaired electrons. क्लियर. और एक इलेक्ट्रॉन का जो स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट है 1.1, तो 5 का आ जाएगा 5 into 1.1, दैट इज 5.5 बोर मैग्नेटॉन. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में मिस्टेक हो गई तो इसमें भी मिस्टेक हो जाएगी. तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन प्रॉपरली लिखना आना चाहिए. ठीक है, तो ज्यादातर क्वेश्चंस में एबनॉर्मल वाला ही पूछते हैं. तो आज की वीडियो हम यहीं पर खत्म करते हैं. सारा क्विक रिवीजन करा के मैंने सारा जितना हमने 4 वीडियोस में डिस्कस किया था वो सारा आज की वीडियो में डाल दिया और बीच बीच में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी किए हैं. ठीक है, और इसके बाद आप अपने आप प्रैक्टिस करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में.